गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 6 नवंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। Option C is United Nations Convention to Combat Desertification and Option D is International Monetary Fund। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के लिए रिसेंटली रिलीज की है हुई है और ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP। सो अडैप्टेशन क्या होता है? किसी भी मान लो कोई चेंज हो रहा है उसके लिए आपने एडजस्ट किया, तो अडैप्ट किया आपने किसी भी प्रोसेस के लिए, कोई भी चेंज के लिए, उसको अडैप्टेशन बोलते हैं। सो अगर इसमें बात करें, इस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बात करें तो अडैप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि कंट्रीज, कोई भी देश है या कोई कम्युनिटी है, उनकी वल्नरेबिलिटी को कम करना क्लाइमेट चेंज के लिए। कैसे? उनकी जो इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है कि कोई भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहा है, उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की जो उनकी एबिलिटी है वो बढ़े, तो उसको बढ़ा के उनकी जो वल्नरेबिलिटी को कम किया जाता है उसको बोलते हैं अडैप्टेशन। जो अडैप्टेशन का वर्ड का मीनिंग होता है वही चीज है कि किसी चेंज के लिए आपने अपने आप को कैसे उसके लिए एडजस्ट किया। तो इसमें क्या है, आपने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के लिए अपने आप को कैसे जो है वो एडजस्ट किया। सो जो अडैप्टेशन गैप है ये किसको बोलते हैं? अडैप्टेशन गैप बोलते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेड अडैप्टेशन है, कि जितनी आपने अडैप्टेशन इम्प्लीमेंट की और जो सोशली, जो सोसाइटली आपको गोल सेट किया जाता है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं अडैप्टेशन गैप। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम में, यूएन सिस्टम में। इसके अलावा अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट के अलावा ये 2 रिपोर्ट और रिलीज करती है इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? एमिशंस गैप रिपोर्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो ये इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और UNEP। तो अगर आपको फुल फॉर्म ना देकर सिंपल आपको UNEP दे दिया वो भी सही है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन सी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम जो है NECP, ये रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL के द्वारा। इसके अंडर क्या किया गया है? जो इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव्स होते हैं, आजकल इंडक्शन प्लेट्स जिसको आप बोलते हो या इंडक्शन कुक स्टोव बोलते हो, वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल हम सिलेंडर का यूज करके कुकिंग करते हैं, एक तो उससे क्या है कॉस्ट हमारी बचने लगी 25 से 30%, जिससे क्या है एनर्जी भी सेव होने लग गई और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी मिल गया। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव को अगर आप डिप्लॉय करोगे तो जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है वो 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव को डिप्लॉय करके वो एम कर रही है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो कुकिंग मेथड्स का, ट्रेडिशनल मेथड्स का, वो क्या है कम हो जाएगा। इससे क्या है जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा, तो क्लीन एयर मिलेगी और जो हेल्थ है सिटीजन्स की वो भी इम्प्रूव होगी। अगर हम बात करें एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की, तो ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको प्रमोट किया था एंड इट इज वन ऑफ द मेन इम्प्लीमेंटेशन आर्म। कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है उसकी इट इज वन ऑफ द मेन इम्प्लीमेंटेशन आर्म्स किसकी? नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, एक मिशन जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर एक मिशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन।
लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड एक रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस रिसेंटली कहां पर ऑर्गेनाइज हुई है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस एंड ऑप्शन डी है जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये वो रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ऑर्गेनाइज की है। कहां पर? यूनाइटेड नेशन सिटी में, डेनमार्क की कहां पर? कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क में है। और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन लोग जो है पूरी दुनिया में उनकी लीगल आइडेंटिटी नहीं है, लीगली उनकी आइडेंटिटी है ही नहीं। कॉन्फ्रेंस का जो इसका एम क्या था कि जो देश ऐसे ही जहां पर कोई भी इंसान का जो ओरिजिन हुआ यानी कि बर्थ हुआ और जहां पर वो जा रहे हैं, माइग्रेट करके जा रहे हैं बिना लीगल आइडेंटिटी के, उनमें एक डायलॉग फैसिलिटेट करना, जैसे लोग माइग्रेट करते हैं बिना लीगल आइडेंटिटी के, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डेनमार्क। The next question is the hunger hotspots report is released by। hunger hotspots report किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो कि UN के अंडर है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। हंगर हॉटस्पॉट जो है इसमें 22 देश है या 22 टेरिटरीज है जिसमें 2 रीजनल क्लस्टर्स भी हैं। ये इन हॉटस्पॉट्स में जो आबादी है वो ऐसी आबादी है या तो वो उस टाइम पे अभी फेस कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में फेस करेंगे क्या? बहुत ही ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि वहां पर फूड की जो अवेलेबिलिटी है उसकी वो सिक्योर नहीं होगी। बहुत क्रिटिकल लेवल्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में करेंगे, तो उनको बोला जा रहा है हंगर हॉटस्पॉट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? बहुत बार डिस्कस हो चुका, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वीप प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। स्वीप प्रोग्राम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो स्वीप की क्या फुल फॉर्म है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसके फुल फॉर्म से ये आपको समझ आ गया होगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। क्या एम है? जो वोट करने वाले लोग हैं, वोटर्स हैं, उनकी एजुकेशन, उनको जो वोटर अवेयरनेस है वो स्प्रेड करना, वोटर लिटरेसी यानी कि जो नागरिक जिनको वोट करने का हक है या जो वोट कर रहे हैं उनकी लिटरेसी, वो पढ़े लिखे हों, उसको प्रमोट करना। देन अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। किस लिए? इलेक्टोरल लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी स्कूल्स में। तो जो स्कूल्स का करिकुलम है उनकी बुक्स में ही इलेक्टोरल लिटरेसी इंट्रोड्यूस की जाएगी। उनको क्या है? इलेक्शंस के रिगार्डिंग सारी जो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वो दी जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is known as geological hydrogen? इनमें से किसको जियोलॉजिकल हाइड्रोजन बोलते हैं? ऑप्शन ए है ग्रीन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ब्लैक हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है येलो हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी है व्हाइट हाइड्रोजन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट हाइड्रोजन जो है रिसेंटली इसका काफी ज्यादा रिजर्वायर जो है वो डिस्कवर किया गया है। कहाँ पर? फ्रांस में। व्हाइट हाइड्रोजन को नेचुरल हाइड्रोजन, गोल्ड हाइड्रोजन या फिर जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में ही जो है हाइड्रोजन नेचुरली मिलती है अर्थ की क्रस्ट में। इसकी जो डिस्कवरी है और पोटेंशियल यूटिलाइजेशन है कि इसको डिस्कवर किया गया और इसको अगर हम अच्छे लेवल से सही तरीके से यूज करेंगे तो क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे काफी दिन पहले हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी बात की थी, तो आई होप आपको वो याद होगा, नहीं याद तो प्लीज उसको भी रिवाइज कर लीजिए सो दैट आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू, जो जीका वायरस है वो ह्यूमंस में किससे ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए है एंट्रोवायरसेस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, ऑप्शन सी है मैक्रोवायरसेस एंड ऑप्शन डी है एडिस मॉस्किटोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीका वायरस जो है ये रिसेंटली बेंगलुरु के मॉस्किटो सैंपल्स में देखा गया, जो कि कर्नाटका में है, इसी वजह से ये न्यूज में था। सो जो जीका वायरस है ये प्राइमरीली एडिस मॉस्किटो से होता है, वही मॉस्किटो जिससे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर ये सारी बीमारियां होती हैं। और ये जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनके भी मदर से फीटस में भी ट्रांसमिट होता है प्रेगनेंसी के टाइम, चाहे वो सेक्सुअल कांटेक्ट लगा लो, चाहे कोई ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसके थ्रू भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एडिस मॉस्किटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टॉप्ड द हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023? द हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 किसने टॉप की है? ऑप्शन ए है नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है शिव नाडार एंड ऑप्शन डी है नीता मुकेश अंबानी। आई एम सॉरी, मेरी वॉइस के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को कोल्ड हो रखा है, तो अगर किसी को वो चीज अजीब लग रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो जो हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 है, इसमें जो सबसे टॉप पर है वो है HCL टेक के फाउंडर शिव नाडार। इन्होंने जो है देश का सबसे ज्यादा जेनरस टाइटल जो है कंट्रीज मोस्ट जेनरस टाइटल वो रिटेन किए हैं, और पिछले 5 सालों में 3 बार इनको ये टाइटल मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव नाडार एंड फैमिली HCL टेक्नोलॉजी से इनका जो टॉप पर पोजीशन है। देन है अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो की फाउंडर है। देन है मुकेश अंबानी एंड फैमिली रिलायंस इंडस्ट्री से जो ओनर है। देन है कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली आदित्य बिरला। देन है गौतम अडानी एंड फैमिली, उसके बाद बजाज फैमिली। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टॉप मोस्ट नाम याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा पहले ऊपर वाले 3 नाम याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज शिव नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Isthmus of Kara land bridge project is proposed to connect the Gulf of Thailand to। जो Isthmus of Kara land bridge project है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड को किसके साथ कनेक्ट करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है? ऑप्शन ए एजियन सी, ऑप्शन बी है सी ऑफ मरमरा, ऑप्शन सी है रेड सी एंड ऑप्शन डी है अंडमान सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्थमस ऑफ करा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट। सबसे पहले ना आप यहाँ पर इसको मैप में देखिए, ये जो आपको रेड डॉट से दिखाया गया है ये है करा इस्थमस, इधर है अंडमान सी, इधर है गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो जो करा इस्थमस लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से कनेक्ट करेगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करके, यानी कि इसको नहीं यूज करेगा। सो जो करा कैनाल होगी वो शिप्स को इस जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करते हुए करा इस्थमस के थ्रू ही गल्फ ऑफ थाईलैंड से वो अंडमान सी तक पहुंच जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होनी चाहिए इसकी लोकेशन। इनिशियल जो स्टार्टिंग में आइडिया यही था कि 90 किलोमीटर की एक कैनाल बनाई जाएगी जो कि अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से कनेक्ट करेगी। अब क्या है, चाइना के द्वारा बैक्ड एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसकी दोनों साइड पर पोर्ट्स हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कम कर देगी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा पहले स्ट्रेटेजिक वैल्यू मानी जाती थी। जो भी प्रपोज्ड रूट है ये इस्थमस ऑफ करा के थ्रू कट अक्रॉस करेगा, देन ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मैंने आपको अभी मैप में दिखाया। ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है नैरो सी लेन है जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के बिटवीन पास करती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के थ्रू जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो पास करती है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अंडमान सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप जरूर आपको देखना है, ध्यान में रखना है।
Next question is the Candoleomyces alboscumosus is a new species of dash discovered recently. तो यहाँ जो कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्क्यूमोसस है, ये किस चीज की स्पीशीज है जो कि रिसेंटली डिस्कवर की गई है? ऑप्शन ए है बटरफ्लाई, ऑप्शन बी है मशरूम, ऑप्शन सी है इंसेक्ट और ऑप्शन डी है सिकाडा। सिकाडा हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी कि क्या है, तो आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पर आप इसकी एक पिक्चर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है और पिक्चर देख के आपको पता चल गया होगा कि एक मशरूम की वैरायटी है। तो जो कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्क्यूमोसस है, ये एक बहुत ही छोटा फ्रेजाइल लुकिंग मशरूम है जो कि हनी येलो कलर के कैप में के साथ जो है रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस पर देखा गया था, जो कि वेस्टर्न घाट में पलोले नाम की जगह पर है। सो इससे क्या है, वेस्टर्न घाट्स पर फिर से लाइमलाइट आ गई है वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी पर, कि यहाँ पर क्या है, इस रीजन की फंगल डाइवर्सिटी को स्टडी किया जाए फ्रेश तौर से। ये जो नई स्पीशीज है ये काफी क्यूट है देखने में, इसका नाम अभी मैंने आपको बताया कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्क्यूमोसस है। और जो एल्बोस्क्यूमोसस है, ये तो जो वाइट वूली स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो इसकी कैप है वूली लाइक स्ट्रक्चर है, इसके लिए यूज किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर है मशरूम। अगर आप ये पिक्चर अपने दिमाग में बिठा ली तो आपको याद आ जाएगा कि ये पिक्चर हमने देखी थी, तो एक मशरूम था ये। तो यहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स के यूजर नेम देख पा रहे होंगे, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस